सर जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि 1965 एक मेजर जंग थी जिसमें नेवी सामने आई। उससे पहले भी कुछ होती रही हैं चीज़ें, लेकिन नेवी जो स्टेब्लिश हुई पूरी दुनिया के ऊपर वो 1965 की वॉर थी। तो वुड यू लाइक टू रिमाइंड अस कपल ऑफ द मेमोरीज और इस तरह की कि क्या वो जज्बा था उस वक्त, कितनी वेसल्स थी हमारे पास, एंड कैसे हमने अपने ऐसे बड़े दुश्मन को चुप करवा दिया? देखिए, पाकिस्तान में हर एक को पता है कि जो 65 की वार है वो 6 सितंबर को स्टार्ट हुई। राइट। ये जब जंग स्टार्ट हुई तो ये लैंड से स्टार्ट हुई, ज़मीनी जंग से स्टार्ट हुई। तो 6 सितंबर का दिन गुजर गया और पाक बहरिया के जवान इंतज़ार में रहे कि कब भारतीय बहरिया खुले समुंदर में आती है या पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए, हम मुकाबला करें उनका। तशनगी में पूरा दिन गुजर गया। अच्छा। 7 सितंबर शुरू होता है। ठीक है। पाक बहरिया के जवान तैयार थे कि दुश्मन आए हमारे सामने हमारे, ताकि हम उसका मुकाबला करें। लेकिन 7 सितंबर को भी एयर स्ट्राइक्स हुई, फिर एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त जोर दिखाए। ठीक है। बट पाक बहरिया की तशनगी उसी तरह रही। ठीक है। ना 6 सितंबर को उनकी बहरिया आई, ना 7 सितंबर को उनकी बहरिया आई। फिर 8 सितंबर का दिन शुरू होता है। सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि शायद दुश्मन अपनी बिलों से निकले और मुकाबले के लिए खुले समुंदर में आए। लेकिन अफसोस सदक अफसोस कि दुश्मन 8 सितंबर को भी ना निकला। अच्छा। फिर पाक बहरिया ने फैसला किया कि अगर वो नहीं निकल रहा तो हम निकलते हैं। अच्छा। और हम खुले समुंदर के हम जाके भारतीय जो पानी है उनमें जाके उनका मुकाबला करेंगे। ठीक है। ये बार बार कहते हैं ना, दुश्मन के घर में घुस के मुकाबला करेंगे। अगर आप 65 वार की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमने दुश्मन के घर में घुस के उसका मुकाबला किया। कराची में ये फैसला होता है कि पाक बहरिया के जहाज अब भारत की तरफ चलेंगे। ये पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत चले और ये चलते चले गए, हत्ता कि इंडिया के पानी में दाखिल हो गए। अच्छा। लेकिन इनको ये ललकारते रहे, दुश्मन सामने ना आया। क्या वजह थी उसकी? दे वर कॉट बाय सरप्राइज या डर था, खौफ? डर था, खौफ था। उनको पता था कि हमारा मुकाबला एक प्रोफेशनल नेवी के साथ है, एक ऐसी बहरिया के साथ है जो हिम्मत जवामर्दी के नाम पे काम करते हैं। हमें मौत का तो खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, हम तो मुकाबला करने वाले लोग हैं। फिर प्रोफेशनल सेलर्स हैं, प्रोफेशनल अफसर्स हैं। ये जब इंडिया पहुंच भी गए, भारत के पानियों में दाखिल भी हो गए, तब भी वो ना निकले। अच्छा। तो सबसे पहला जो टारगेट इन्होंने सेलेक्ट किया वो एक रेडार स्टेशन था जो द्वारका में था। द्वारका पे जो रेडार स्टेशन था वो पूरी जो एरिया है वहाँ पे, उस पे वो एक नज़र रखता था। बहरी जहाज़ों की, चाहे वो मर्चेंट शिप्स हों चाहे वो नेवल वेसल्स हों। तो उसको तबाह करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वहाँ से सारी इतलात उनको मिलती थी। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत करीब पहुँच के द्वारका के ऊपर इन्होंने लाइन अप हो के 1 बाय 1 जब स्ट्राइक शुरू की तब भी दुश्मन सामने ना आया। अच्छा। और उन्होंने उस द्वारका के किले को, उस स्टेशन को, जो उनका रेडार स्टेशन था, नीस्तो नाबूद कर दिया। 8 सितंबर को दुश्मन के घर में फतह नसीब हुई पाक बहरिया को, और उनको ललकारते हुए फिर हम खुले समंदर में आए और इस इंतजार में रहे कि कब वो उनकी बहरी आए और कब हम उनका मुकाबला करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अमेजिंग हिस्ट्री है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह से जिस तरह से आपने खूबसूरत तरीके से बताया, हमें भी नहीं इसका आइडिया था कि 3 दिन जंग के हो गए और उनकी नेवी की एक शिप भी जो है वो आगे नहीं आई लड़ने को, और आपने फिर जाके वहाँ पर उनकी जो डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया। असल मार्का उसके बाद भी स्टार्ट हुआ या फिर बाद में? सर बहुत सारे उसके बाद भी हुए। हमने बहुत सारे उनके मुकाबले किए, बहुत सारे शिप्स उनके डुबोए सबमरीन्स के साथ, बहुत सारे कुछ इंटरेक्शंस होते रहे। 71 में भी होता रहा। लेकिन 65 में जो हमने ये काम कर दिया, ये दुनिया की तारीख, जिन्होंने भी नेवल हिस्ट्री लिखी है उसमें एक बड़े सुनहरे हरूफ के साथ पाकिस्तान का ये लिखा जाता है कि पाकिस्तान ने जो उनका स्टेशन जाके तबाह किया उनके पानियों में, इस तरह का काम कभी नहीं हुआ। और ये आइंदा भी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी। जब भी पाकिस्तान का जिक्र आएगा, पाक बहरिया का जिक्र आएगा, उन जवानों का जिक्र आएगा, उन अफसर्स का जिक्र आएगा जो ना सिर्फ प्रोफेशनल हैं बल्कि अपनी जान पे खेल के दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं। और ऐसा रंग जमाया जो मैंने कहा ना, रहती दुनिया तक याद रखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, 1965-71 के बाद ऐसा इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से जैसे सीपेक स्टार्ट होता है तो हमारे जो नेवी है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो। तो डॉक्टर साहब,
उसके वाले से बताइए कि आपने किस तरह से अपने आप को हमने शफल किया, हमारी नेवी ने किस तरह अपने ऑपरेशंस को शफल किया इस चैलेंज के लिए? देखिए, मैं जिस तरह 65 का मैंने बताया, 71 की अगर आप बात करते हैं, 71 में भी हमने उनका कुकरी डुबो दिया, कृपान को जख्मी किया, उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हमने किया, बहुत उनको डंट पहुँचाया हमने 71 में भी। ऐसा नहीं कि हमने मुकाबला नहीं किया। हर साल हम हंगोल डे मंगाते हैं, हंगोल सबमरीन थी जिसने बड़े मार के तय किए वहाँ पे। अब जो आज जब दुश्मन ने ये देखा कि मैं इनका समुद्र में मुकाबला तो नहीं कर सकता, सही, चाहे 65 वार हो 71 वार, उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आई। अब उसने क्या फेक वेबसाइट बना ली हैं, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, हाइब्रिड वारफेयर शुरू कर दी है, साइबर, मैं तो क्राइम कहूँगा, ये करना शुरू कर दिए हैं। इससे क्या हासिल हो रहा है उसको, दुश्मन को, और इस मुकाबले में भी हारता जा रहा है। रिसेंटली अगर आपको पता, 265 वेबसाइट पकड़ी गई हैं इंडिया की, जिस पे बैठ के अगेंस्ट पाकिस्तान वो प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस प्रोपेगेंडा करने का अगर जवान मर्द हैं तो आए मुकाबला करें आके। पाक बहरिया तो तैयार है कि जब भी कोई इस तरह का इशू होगा हम लड़ने बनने के लिए। अभी ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि जो इंडियन सबस थी उनको डिटेक्ट किया गया, तो अक्सर जर्नलिस्ट पूछते हैं कि यार डिटेक्ट कर लिया था तो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? तो फिर ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल नेवी आप उनको वार्न करते हैं और उनको भेज देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बता रही है और हमें हौसला दे रही है कि हम उनसे काफ़ी एडवांस है इस चीज़ में। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं कि समुंदर में सबमरीन को तलाश करना इसी तरह है कि किसी बड़े डेजर्ट में अगर सुई गिर जाए, सुई को तलाश करना। बिकॉज समुंदर में सबमरीन पकड़ी नहीं जाती, पकड़ी जाए तो किल है। अच्छा, आफरीन है पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स भी। इंडिया की जब भी सबमरीन ने यहाँ आने की कोशिश की वो पकड़ी गई है। वेरी नाइस। जब भी उन्होंने आने की कोशिश की वो पकड़े गए, और ना सिर्फ पकड़े गए बल्कि हमने उनको सरफेस करवाया, जहाज की सतह के ऊपर लेके आए हैं और दुनिया को दिखाया कि जनाब ये वो सबमरीन है जो पाकिस्तान के पानियों में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। और अगले 20, 22, 24 घंटे तक हमने उसको सरफेस पे रखा है और उसकी वीडियो लाइव दुनिया को दिखाई है। कंट्रेरी टू दिस, क्या हमारी सबमरीन कभी नहीं गई? वो तो नहीं आज तक पकड़ी गई। ये शो करता है कि हाउ प्रोफेशनल दे आर एंड हाउ प्रोफेशनल नेवी वी हैव। हमारी जो नेवी है, इंडियन सबमरीन्स की जरूरत नहीं है कि हमारे पानियों में आए, जिसकी मिसाल मैंने अभी दी कि जब भी आई है पकड़ी गई है। ये प्रोफेशनलिज्म है हमारा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ वेसल्स के बारे से जानना चाहेंगे। पाकिस्तान जो है पहले यूएस टेक्नोलॉजी ले रहा था, फिर चाइना की तरफ गया, और अभी चाइना, यूएस एंड देयर इज अ थर्ड फोर्स वो है टर्की, उनसे भी हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, नेवल टेक्नोलॉजी स्पेशली। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है, इसकी क्या आउटपुट आ रही है? देखिए, जब पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा धचका था वो ये था कि हमारे पास वारशिप्स नहीं थे। अच्छा। और अगर थे भी तो इस काबिल नहीं थे कि वो किसी जंग में पार्टिसिपेट कर सकते। तो सबसे पहले मैंने अमेरिकन ने हेल्प की, 6 डिस्ट्रॉयर हमें दी, उन 6 डिस्ट्रॉयर की नेवी से हम रखे थे। जो हमारी 65 वार है वही 6 डिस्ट्रॉयर थे हमारे पास जिससे हमने जंग लड़ी। राइट। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने ब्रिटिश से कुछ लिए, टाइप 21 शिप्स लिए, वो रिप्लेस हो गए, अमेरिकन से ब्रिटिश शिप्स आ गए टाइप 21, बड़े अरसे तक ये रहे। देन वी डिसाइडेड कि सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिका नहीं बल्कि हमें वी हैव टू लुक टुवर्ड्स ईस्ट। हमें और जो दोस्त ममालिक हैं इनसे भी बात करनी चाहिए। फिर हमने चाइना से बातचीत शुरू की, और चाइना से सबसे पहले जो हमारा F-22P का फ्रिगेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके साथ। 4 शिप्स बनने थे फ्रिगेट्स F-22P, 2 उसमें से चाइना में बनने थे, शंघाई पोदांग शिपयार्ड में, और 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। ये बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट रहा। 2 वहाँ बने जहाज़, 2 यहाँ बने। अगला जो हमने इनके साथ प्रोजेक्ट किया चाइना के साथ वो था 054 अल्फा पापा क्लास। उसके भी हमारे 4 शिप्स बनने थे। इसी तरह 4 में से 2 वहाँ बनने थे, 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। तो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट होती रही, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती रही, चाहे वो चाइना हो चाहे वो टर्की हो, दोनों के साथ हमारा ये था कि हम इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। तो कराची शिपयार्ड को भी हमने बड़ा बूस्ट किया इसके साथ साथ। तो वो फिर चाइना के बाद जब पहले हमने शिप्स बनवाए 4, फिर दूसरा बैच जब बना 4 शिप्स का 054 अल्फा पापा क्लास जो शिप्स बने, फिर हमने उनके साथ सबमरीन्स का एक मुआहिदा किया। हमारी 8 के करीब सबमरीन्स हैं जिसमें पहली भी ट्रायल के लिए आ गई है, इसके ट्रायल हो रहे हैं, ये हो गया। इसके साथ साथ फिर हमने टर्की की तरफ भी रुख किया, और टर्की से भी बेल्जियम क्लास के 4 फ्रिगेट्स हमारे जो हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बड़े ज़बरदस्त हैं। ये भी इसमें से भी 2 जो हैं वो वहाँ बनेंगे, 2 कराची शिपयार्ड बनेंगे। यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसके बाद हम अपना एक नया
पाकिस्तान अपना एक ब्रांडेड शिप तैयार करना चाह रहा है जिसको जिना क्लास कहेंगे हम। इस पे भी बातचीत उनके साथ चल रही है। नेशनल प्रोजेक्ट होगा बड़े हाई लेवल का, टर्की की मदद के साथ, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम बना रहे हैं। बड़ी हौसला अफजा बातें डॉक्टर साहब। और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसके अंदर इस तरह की डिफेंस अचीवमेंट्स, मैं इनको जो है ना अचीवमेंट से कम नहीं समझता कि आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ों को लेके आ रहे हैं। दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास है। डॉक्टर साहब हमारे पास अभी तक कोई बहरी बेड़ा नहीं है। भारत के पास भी एक है और चाइना के पास भी अब काफ़ी हो गए हैं, तो उस तरफ भी हम जा रहे हैं। देखिए, पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, बहरी बेड़ा है क्या, और ये क्यों लोग मेंटेन इसको करते हैं, क्यों इसको रखते हैं। बहरी बेड़ा इसलिए होता है कि चलता फिरता एयरपोर्ट होता है। राइट। अगर आपकी एयरक्राफ्ट ने अटैक करना है किसी कंट्री पे, अटैक करके वापस आ सकते हैं, सेफली वो लैंड कर सकता है उसी फ्यूल के साथ, फिर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपने 8-10 हज़ार मील दूर जाके किसी और मुल्क के साथ जंग करनी है, आपका एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ेगा, वापस नहीं आ सकता है, फ्यूल शॉर्टेज की वजह से सारा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट चाहिए होता है। अगर जाके यूके वालों ने, ब्रिटिश ने फॉकलैंड में वार लड़नी है 8000 किलोमीटर वे, तो ये फॉकलैंड के बाहर इन्होंने जाके अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क कर दिया। वहाँ से जहाज उड़ते थे, अटैक करते थे, वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ जाते थे, वो वापस नहीं पहुँच सकते थे बरतानिया। ऐसी सूरत हाल हमें भी सामना करना पड़ा ना बांग्लादेश के साथ 1971 की वारफेयर के अंदर। इवन